स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धनु कुमार पांडे। हमने पिछले लेक्चर में साइटोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसका बेसिक लेक्चर हम लोग ने कर लिया है। कर क्या लिया है, जैसे 40 मिनट का लेक्चर, 40 to 45 मिनट का लेक्चर हम अपलोड करना चाहते थे और जिसका रिकॉर्डिंग भी हम स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से बीच में ही लेक्चर रुक गया था, जिसकी वजह से हम 23 मिनट का ही वीडियो यानी 20 मिनट के अब भी वीडियो डाल पाए। तो वो जो छूटा हुआ पार्ट है उसको हम लोग पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्योर साइटोलॉजी, जो मेन साइटोलॉजी है, उसको हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने सेल को, एक होल सेल को देख लिया था, अब सेल के अंदर हम लोग घुसेंगे। उससे पहले हम लोग जो जहाँ से मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ हुआ था वो जो टॉपिक था, हाँ वो जो टॉपिक था, 1 सेकेंड, जहाँ से वीडियो ऑफ हुआ था वो टॉपिक था ऑस्मोसिस के बाद। देखिए, तो ऑस्मोसिस जो होता है वो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है किसके थ्रू, डिफ्यूजन होता है SPM के थ्रू। SPM क्या, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी ऐसा मेम्ब्रेन जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ वाटर जाता है। सेल वॉल जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता, लेकिन हम लोग उसको कंसिडर करके चलते हैं क्योंकि मतलब एग्जैक्ट वो नहीं होता, लेकिन उसके इर्द गिर्द वो पाया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, तो आगे डिफ्यूजन से पहले हम लोग सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। तो सॉल्यूशन 3 तरह का होता है। सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, 3 तरह का। एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक और एक होता है हाइपरटोनिक। अब ये देखिए, ये जो सॉल्यूशन का टाइप है, ये टोनिसिटी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, टोनिसिटी। अब टोनिसिटी क्या होता है, तो हाइपो मीन्स हायर और टोनिक मीन्स टोनी, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो जब सेल का कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन, सेल का कॉन्सेंट्रेशन बाहर के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा रहेगा तो हाइपरटोनिक हो जाएगा, और वही अगर कम रहेगा तो वो हाइपोटोनिक हो जाएगा, और जब बराबर रहेगा तो आइसोटोनिक। यानी हम लोग मूवमेंट के बेसिस पर अगर देखें तो जब हम लोग सेल के ऐसे सॉल्यूशन का बात करेंगे जिस सॉल्यूशन में सेल को रखा गया है और सेल का अंदर जो वाटर है वो बाहर के वाटर से क्या है, या ज़्यादा है, तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। अगर लो है तो हाइपोटोनिक, और अगर इक्वल है तो इक्वल के केस में उसको बोला जाएगा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में मूवमेंट होता है। क्वेश्चन आएगा, इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज मूवमेंट अकर, या एब्सोल्युटली अकर, बिकॉज आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब मूवमेंट होता है तो वो नेट मूवमेंट 0 होता है, लेकिन मूवमेंट हमेशा होते रहता है। इसके बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूशन में सेल में कंसंट्रेशन हाई रहता है और बाहर क्या रहेगा, लो। तो जब सेल में हाई है तो हाई से लो में जाएगा, यानी सेल जो है उसमें ज़्यादा पानी है एज कम्पेयर टू इज सराउंडिंग, तो सेल से पानी कहाँ चला जाएगा, बाहर। अब हाइपोटोनिक का बात करें तो हाइपोटोनिक में हाइपो मीन्स लो, यानी उसके अंदर जो टोनिसिटी है, उसके अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है, तो लो है तो बाहर से पानी अंदर जाएगा, सेल फूलेगा, इसमें सेल श्रिंक करेगा और इसमें सेल सिंपल जो है उसी रूप में रहेगा। ठीक है, अब हम लोग सेल के पार्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ये टॉपिक एक छूट गया था। हाँ, तो जब हम लोग सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, हाइपोटोनिक, तो क्या होगा, और हाइपरटोनिक में रखेंगे तो क्या होगा, तो हाइपोटोनिक में जब हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे आपका जो सेल का जो मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है, ये बताइए। हाइपो मीन्स लेस कंसंट्रेशन इन द सेल, तो जब सेल में लेस है तो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इंडोस्मोसिस होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इंडोऑस्मोसिस, यानी सेल के अंदर ऑस्मोसिस होगा, और हाइपरटोनिक में क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा, यानी सेल के बाहर में ऑस्मोसिस होगा। उसके बाद हम लोग आएंगे आगे हम लोग अब सेल के पार्ट को, ये सब बेसिक लेक्चर है, 9th-10th का है, हम कर देते हैं कवर। ऐसे जो बच्चा नीट के लिए तैयारी कर रहा है उसको ये सब आना चाहिए, हाँ आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो आप हायर लेवल पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर जो पहले से कवर कर रखता है उसको बूस्ट मिलता है दूसरे बच्चों से। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें कोई रूल्स नहीं होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा नहीं जा रहा है। आजकल नॉर्मल सिलेबस आ रहा है, जो भी नीट में आ रहा है वो NCERT के बेसिस पे ही आ रहा है। अब देखिए, हम लोग ऑस्मोसिस देख लिए, अब हम लोग सेल के गो थ्रू जाएंगे। ये हो गया, जेन्युइनली जो एनिमल सेल होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, और प्लांट सेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हाँ रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है, अब देखिए,
इसमें हम बताए थे कि एडिशनल लेयर होता है, ये नॉन लिविंग लेयर होता है, ये लिविंग लेयर होता है, ठीक है। अब लिविंग लेयर से हम लोग बात करेंगे। सेल वॉल जो होता है ये क्या करता है, डेसिकेशन, जर्क, ये सबसे बचाता है। किससे बचाता है, डेसिकेशन से, उसके बाद जर्क से, ये सबसे बचाता है। और सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल, डेसिकेशन, जर्क, ये सबसे नहीं बचाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सबसे नहीं बचाता। सेल मेम्ब्रेन बस साइटोप्लाज्म को बाहर बहने से रोकता है, उससे भी बचाता है। लेकिन अब देखिए, जैसे साइटोप्लाज्म के कॉन्ट्रास्ट में देखें तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है एज कम्पेयर टू द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बचाता है लेकिन उस तरह से नहीं बचाता है जैसे ये बताता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखेंगे तो ये साइटोप्लाज्म होगा। इट इज़ अरेना ऑफ ऑल द सेलुलर एक्टिविटी, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये रंग भूमि है, यहाँ पे सारी क्रियाएं होती हैं सेल की। उसके इसमें सेंटर पे वैक्यूल्स होता है। इसमें सेंटर में क्या होता है, वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स मतलब जहाँ पे स्टोर किया जाए, पानी को स्टोर किया जाए सेल के साइज को मेंटेन करने के लिए, यानी कि स्केलेटल। इसमें स्केलेटल का काम करेगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इसमें स्केलेटन का काम करेगा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करेगा कि उसमें अगर सेल के अंदर जो सेल मास है वो कम है तो वो क्या कर देगा, अपने अंदर पानी भर लेगा, और पानी भरने की वजह से क्या हो जाएगा, सेल फूल जाएगा, टाइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनिल्स इमर्ज रहती हैं, और ये क्या होता है, ये साइटोसोल से बना होता है। साइटोसोल का मतलब यहाँ पे एयर भी हो, वाटर भी हो और सॉलिड भी हो, यानी सॉलिड, एयर, वाटर तीनों जहाँ पे रहेगा उसको साइटोसोल बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो भी ये सेल होता है प्लांट सेल, इसमें सेंटर में वैक्यूल्स, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस। अब हम लोग एक एक सेल ऑर्गेनेल को देखेंगे। तो इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया देखिए क्या करता है, तो जैसे हम लोग किसी घर को बनाते हैं, घर के बनाने में क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। वही घर को तोड़ देंगे तो क्या उससे रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो देखिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि उसके अंदर जितना भी, जैसे हम लोग खाना खाते हैं उससे क्या निकलता है, ग्लूकोज निकलता है, प्रोटीन निकलता है। प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए निकलता है मैक्सिमम, या एनर्जी के लिए भी यूज हो सकता है, और फैट भी निकलता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर उसमें रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल विथ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड, yeah absolutely is called what, बोलना है, शर्माना नहीं है। किससे शर्मा रहे हैं आप लोग, हाँ हम लोग भले ही ऑनलाइन है लेकिन हम लोग को इंटरेक्ट करते रहना है। आप भी बोलिएगा, हम भी बोलेंगे। अच्छा, आप इमेजिन कीजिए मेरे लिए कितना कठिन होगा, कोई नहीं है मेरे सामने, कोई नहीं है, और हम बोल रहे हैं लगातार। कठिन है कि नहीं है? आप लोग भी बोलिए, मम्मी से नहीं शर्माना है, पापा से नहीं शर्माना है, ठीक है। तो देखिए, बाहर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, तो ग्लूकोज को एनर्जी में बदलता है। ग्लूकोज को किस में बदलता है, एनर्जी में। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। हम लोग जो ग्लूकोज लेते हैं वो एनर्जी का सोर्स होता है, ना कि वो एनर्जी होता है। एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर स्टोर होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ से आता है, वो इलेक्ट्रॉन ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज से बनता है, ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन से बनता है, ब्रेकिंग ऑफ फैट से बनता है, ठीक है। अब देखिए, हाँ अब ये देखिए, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट एडिनोसाइन में मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जब टूटता है तो बनता है एडीपी प्लस पी, यानी 2 फॉस्फेट एडिनोसाइन के साथ 2 फॉस्फेट और प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब देखिए, घर है, घर को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, एनर्जी। यही अभी उस समय बताना चाह रहे थे लेकिन इसको पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो एटीपी जो होता है वो टूटेगा, घर है, एटीपी मान लो घर है, घर टूटेगा तो क्या निकलेगा, एनर्जी। या घर टूटेगा तो कंकड़ छड़ सारा निकल जाएगा इधर उधर, और उसके बाद क्या निकलेगा, एनर्जी। जैसे हम लोग घर ये बिल्ड किए हैं तो इसमें क्या लगा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी में बदला गया है। किसके काइनेटिक एनर्जी को, तो मजदूर के काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में बदला गया है। यहाँ पे क्या होता है कि जो केमिकल है एटीपी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर दिया गया है, यानी कोई भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा वो कहीं और था, या तो उसको उसके अंदर मिला दिया गया, तो उसमें क्या लगा, एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से है, जैसे हम लोग खाना अभी खाए तो अभी एनर्जी का यूज है। जैसे मान लो कि हम खाना अभी खा लिए, तो खाना खाते ही हम लोग के अंदर एनर्जी बनने लगेगा, रेस्पिरेशन होने लगेगा। रेस्पिरेशन हमेशा होते रहता है, लेकिन हम लोग इस पे बात कर लेते हैं पहले। तो क्या होता है कि हम लोग खाना खा लिए तो एनर्जी बनने लगेगा। अब वो एनर्जी जो बनेगा वो उसी समय यूज हो जाएगा, नहीं। हम लोग सरप्लस में हमेशा हम लोग खाना थोड़ी खाते रहते हैं, तो उसको हम लोग बचा के रखेंगे। उसको बचा के रखने का मतलब है कि उसको अब किस फॉर्म में रखा जाएगा,
एनर्जी को ऐसे थोड़ी रखा जा सकता है। तो एनर्जी को हम लोग देखो, वो था क्या, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी था, उस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को हम लोग एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में उस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को हम लोग लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये क्या होता है, पावर हाउस, और ये होता है एनर्जी करेंसी। पावर हाउस से क्या निकलता है, एनर्जी, उस एनर्जी से एनर्जी का करेंसी यानी एटीपी बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या होता है, देखिए राइबोसोम, राइबोसोम को जानने से पहले हम लोग सेंट्रल डॉगमा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे डीएनए होता है, डीएनए जो हम लोग का जेनेटिक मटेरियल होता है। अच्छा, हम आदमी जैसे हैं, या आदमी का बच्चा आदमी होता है, कुत्ता क्यों नहीं होता है? इसके पीछे बेसिक रीजन जो है, हम लोग जाते हैं तो ये डीएनए में लिखा हुआ है। कुत्ता कुत्ता है क्योंकि उसके अंदर कुत्ते का प्रोटीन बनता है, हम लोग आदमी आदमी की उसके अंदर आदमी का प्रोटीन बनता है। तो ये लिखा हुआ कहाँ है? जैसे वेजिटेरियन वो है जो क्या खाता है, वेज खाता है। नॉन वेजिटेरियन क्या है, जो नॉन वेज खाता है। तो वैसे ही जो डीएनए होता है उस पर लिखा हुआ रहता है कि हाँ ये जो आदमी है इसके अंदर ये प्रोटीन बनेगा, ये जो कुत्ते साहब है इनके अंदर ये प्रोटीन्स बनेंगी। ठीक है, तो सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, तो देखिए डीएनए से आरएनए का बदलना, डीएनए से किसका बनना, आरएनए का बनना, और आरएनए से किसका बनना, प्रोटीन का बनना। आरएनए से किसका बनना, प्रोटीन का बनना। इसी को बोला जाता है सेंट्रल डॉगमा बायोलॉजी। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन। हाँ, हम लोग याद करते चलेंगे, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन जब बनेगा तो ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन यानी किसी भी चीज को इंक्रिप्ट करना, ट्रांसक्रिप्शन यानी इंक्रिप्टिंग। डीएनए पे जो इंफॉर्मेशन है, विच टाइप ऑफ प्रोटीन शुड बी मेक इन अ पार्टिकुलर बॉडी और पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज रिटन ऑन द डीएनए, दैट डाटा इज encrypted in the RNA, that is called encrypting of डाटा ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। दैट्स वाई जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन, यानी एनक्रिप्ट किया जा रहा है। उसके बाद आरएनए से प्रोटीन। हम जो भी बताएंगे वो ये नहीं 100% सही नहीं होगा, हम कुछ भी बोल रहे हैं वो सब आपको याद करवाने के लिए बोल रहे हैं ताकि अभी जस्ट अभी याद हो जाए। अच्छा, बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब ये होता है रॉबर्ट हुक 1665, ये इतना वो इतना, ये सब नहीं होता है। बायो का मतलब होता है उसका फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, ये सब पढ़ना। तो जो प्रोसेस जो समझ जाएगा उसको हमेशा फ्लो में याद रहेगा। जैसे हम लोग प्रूफ पढ़ते हैं, प्रूफ क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सारा प्रोसेस समझ जाएगी ये कैसे 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 हो रहा है। तो इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिस इज द डिस्कसिव क्लास, नॉट अ क्लास विच इज प्रोवाइडिंग यू ऑल द नोट्स। ऑल द नोट्स आर गिवन इन योर बुक्स, प्लीज गो थ्रू इट। इफ यू आर सो मच इंटेलिजेंट देन यू गो थ्रू योर बुक। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है तो अपने बुक को पढ़िए, बुक में बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, किसी भी टीचर का हेल्प नहीं है। तो टीचर क्यों होता है, समझाने के लिए होता है ना, कि बुक का डाटा बताने के लिए ये इतना। हाँ, नोट्स आपको मिलेगा, हम पहले भी बोल चुके हैं, नोट्स आपको लेक्चर खत्म होने के पहले ही नोट्स आपको दे दिया जाएगा, टेस्ट पेपर आपको दे दिया जाएगा, सारा चीज आपको मिलेगा। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज देयर इज इंक्रिप्शन ऑफ डाटा। उसके बाद आरएनए से प्रोटीन, ट्रांसलेशन, यानी जो डाटा इंक्रिप्ट किया गया उसको ट्रांसलेट कीजिए बायोलॉजिकल फॉर्म में। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, उसको बायोलॉजिकल फॉर्म में यानी प्रोटीन बनाना है। ठीक है, तो प्रोटीन बन गया। अब ये प्रोसेस जो होता है वो यहाँ होता है, वो राइबोसोम भाई साहब, इसीलिए इसको किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। सेल का किचन कौन है, राइबोसोम। राइबोसोम में क्या बनता है, हाँ प्रोटीन बनता है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए राइबोसोम दो तरह का होता है। राइबोसोम कितने तरह का होता है, दो तरह का। ये सब हम लोग फिर से पढ़ेंगे पूरा डीप में, ये हम ऐसे ही एक प्रोसेस के अनुसार पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि 9th-10th का बहुत सारा बच्चा है वो बोलता है भाई आप हमको नहीं पढ़ाते हैं ये वो। तो उस सब के लिए भी हम बेसिक लेक्चर में 2 लेक्चर डाल देंगे, थोड़ा हाई लेवल रहेगा, लेकिन वो लोग जब फ्लेक्सिबल है तो हम लोगों को भी होना चाहिए, हेल्प करते रहना चाहिए सबका। ठीक है, तो राइबोसोम दो तरह का होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। अब ये देखिए यहाँ पे हम सिंपल आपको याद करवाने के लिए बता दें, एस मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, तो जैसे कोई भी चीज है, जैसे कोई भी चीज किसी भी मॉलिक्यूल से बना होता है, तो वैसे ही जो राइबोसोम होता है बालू जैसा सेडिमेंट से बना होता है। समझ लीजिए कि बालू से बना होता है। तो बालू जो है, बालू का कंकड़ जो कंकड़ मिल के बना, तो ये 70 कंकड़ से बना है, ये 80 कंकड़ से बना है। लेकिन जब हम लोग इसको तोड़ते हैं तो एक हो जाता है आपका 60 + 40 यानी 100। अगर 60 + 40 को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 100, और ये 70 होता है, यानी 60 +
समथिंग होता है, भूल रहे हैं, मेन आपको समझना है, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, लेकिन अब ये यहाँ पे 20 कहाँ चला गया, तो 20 ये जो होता है, हाँ 60 + 20, सॉरी 60 + 20, तो ये 80 जो हुआ और ये 100 हुआ, तो 100 हुआ, तो फिर हम इसको 80 क्यों बोल रहे हैं, तो दो इनगल्फ होता है, दो ज्वाइंटिंग सेडिमेंट्स होते हैं, ज्वाइंटिंग सेडिमेंट्स को कंबाइनली ऐड किया जाता है, यानी जो ज्वाइंटिंग सेडिमेंट्स है उसको एक करके जोड़ा जाएगा, ठीक है। राइबोसोम समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग अगले सेल ऑर्गेनेल्स को देखते हैं। हाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, जैसे हम लोग का बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है, हड्डी है, नहीं तो हम लोग क्या है, एक लुथड़ी जैसा बन जाएंगे, एक थैला जैसा बन जाएंगे, मांस का थैला, हम ऐसे हैं ढह के ऐसे भस जाएंगे, इतना छोटा में हो जाएंगे। हम लोग को कौन खड़ा, हम लोग को मजबूत कौन बना रहा है, हड्डी। हड्डी क्या है, एक स्ट्रक्चर दे रहा है, स्केलेटल सिस्टम हम लोग का क्या है, हड्डी है, बोन्स है। वैसे ही सेल का स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, तो सेल का स्केलेटल सिस्टम होता है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज ऑल्सो एक कैनाल सिस्टम, ये एक कैनाल सिस्टम है, यानी सेल के बाहर से किसी भी सब्सटेंस को अंदर ले जाना है तो ये इसमें जो होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा होता है। इसमें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक सेल से दूसरे सेल में भी जुड़ा होता है इसके केस में, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो सेल के बाहर से सेल के अंदर तक भी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ सब्सटेंस कर सकता है, यानी कैनाल सिस्टम ऑफ द सेल एंड हाँ स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल, कैनाल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम, कैनाल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम कौन होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, ये बेसिकली उनको बनाया गया है राइबोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस पे। अगर कोई भी स्मूथ चीज है उस पर 5-6 चीज रख दे तो क्या हो जाएगा, वो रफ हो जाएगा। तो वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब राइबोसोम रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी रफ इंडोप्लाज्मिक, क्योंकि उसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, राइबोसोम रखा हुआ है। अगर वहीं पे कोई भी चीज सिंपली है, स्मूथ है, अब स्मूथ वाला क्या करता है और रफ वाला क्या करता है। पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होल दोनों में जो पाया जाता है उसका देख लेते हैं, ईआर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर बोला जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए क्या होता है, ये जो होता है ये कैनाल सिस्टम हुआ, ये जो हुआ स्केलेटल सिस्टम हुआ, किसका, सेल का, यानी शरीर का ढांचा, सेल का ढांचा कौन बनाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैनाल सिस्टम कौन है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ वाला पे क्या है, राइबोसोम, यानी वहां पे क्या होगा, ट्रांसलेशन, हाँ उसी पे होगा। अगर मान लीजिए किचन कहाँ है, घर में, तो खाना कहाँ बनता है, घर के अंदर। वैसे ही राइबोसोम कहाँ होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो खाना यानी ट्रांसलेशन कहाँ होगा, तो हाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है। उसके बाद रफ के बाद एक होता है स्मूथ, ये फैट को स्टोर करता है। मान लीजिए कोई कैनाल है, मान लीजिए आपके घर में एक रास्ता है, ठीक है, जनरल गैलरी, वो गैलरी या रास्ता वो किसके लिए बनाया गया है, वो गली किसके लिए बनाया गया है, आदमी के जाने आने के लिए, लेकिन उसमें हम सामान रख दिए, क्यों, क्योंकि ज़्यादा हौच पौच नहीं है, ज़्यादा वहाँ पे क्राउड नहीं है, ज़्यादा रस नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रस ज़्यादा नहीं था, तो इसमें फैट स्टोर किया जाता है या और भी केमिकल्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वैक्यूल्स, हाँ वैक्यूल जो होता है 10 to 90% एरिया जो होता है सेल का वो कौन कंट्रोल करता है, प्लांट सेल के केस में। एनिमल सेल में वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होगा या तो बहुत छोटा होगा, हद से ज़्यादा छोटा होगा। अब ये जो वैक्यूल्स होता है ये करता क्या है, तो सारे वेट्स को, जैसे हम लोग में एक्सक्रेटरी सिस्टम है। अच्छा, प्लांट कभी टॉयलेट करता है क्या, नहीं करता है, प्लांट कभी भी टॉयलेट नहीं करता है। हाँ वो टेनिन, रेजिन या जो भी होता है वो वेस्ट होता है, वो कटने के बाद ही रिलीज होता है, और ऐसे भी रिलीज होता है सम केसेस में। लेकिन प्लांट का इतना ज़्यादा, देखो प्रोटीन कैसे, प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो अमोनिया रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, अमोनिया। और वो अमोनिया मतलब यूरिया, ये सब चीज़ रिलीज होता है जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो वो सब नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस है, और नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस पॉइजनस होता है, तो उसकी वजह से डेथ हो सकता है। तो इसमें ही ये नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस को स्टोर करेगा। उसके बाद देखिए ये वाटर को भी स्टोर करता है, यानी इसका स्केलेटल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें है क्या, होगा, लेकिन बहुत अगर होगा भी तो बहुत रेयरली केस में होगा और उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। तो इसके अंदर का जो सेल के अंदर का जो होता है ये जो वैक्यूल्स होता है उसके अंदर पानी स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर अगर इसको टाइट रहना है तो क्या करेगा, पानी रख लेगा, पानी रखने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें पानी भर जाएगा, तो इसके जो भी अपर सरफेस या बाहरी सरफेस है उस पर प्रेशर लगेगा, तो ये टाइट रहेगा। अब उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद वैक्यूल्स के बाद आता है आपका प्लास्टिड। हाँ, तो प्लास्टिड्स आर द कलर बियर ऑर्गेनल्स ऑफ अ सेल। प्लास्टिड क्या होते हैं, तो कलर बियरिंग ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी ऐसा सेल ऑर्गेनल्स जो कलर को, हाँ देखिए ऑर्गन,
जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं, टिश्यू। लेकिन हम लोग किसी, जैसे यहाँ से हम इतना निकाल लो, उसको टिश्यू बोल सकते हैं क्या ना। वहाँ पे दो कंडीशन, एक कंडीशन क्या है कि सेम ऑरिजिन होना चाहिए, यानी वो जितना भी ग्रुप ऑफ सेल बना है किसी भी पार्टिकुलर सेम चीज़ से बना हुआ होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, वो सेम एक पार्टिकुलर फंक्शन को करे, यानी वो खास काम को करे, तो उसको क्या बोला जाएगा, टिश्यू। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, तो हम लोग सेल के अंदर का ऑर्गन देखेंगे तो उसको भी ऑर्गन बोलेंगे क्या। ऑर्गन मीन्स अगर हिंदी में देखा जाए क्या अंग होता है, तो सेल के अंदर कोई चीज है तो उसको अंग बोलेंगे क्या, उसको अंगक बोला जाता है। अंगक यानी सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या था, हाँ प्लास्टिड हो गया, हाँ प्लास्टिड, सॉरी प्लास्टिड। देखिए क्या होता है, ये कलर बियरिंग ऑर्गेनेल्स होता है, यानी जो फूल पौधा जितना लाल पीला हरा नीला दिखाई देता है कलरफुल, वो किसके वजह से, प्लास्टिड की वजह से। हम लोग में कलर लाल पीला उतना ज़्यादा दिखता है क्या, नहीं, और सिर्फ एक चीज़ रिलीज होता है, एक केमिकल, उसी की वजह से तो जो जिसमें ज़्यादा रिलीज हो गया वो काला, जिसमें कम रिलीज हुआ वो गोरा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड बहुत सारे तरह के होते हैं। प्लास्टिड करता क्या है, देखिए, तो अगर प्लांट के किसी भी पार्ट को कलर चाहिए तो वो कलर प्रोवाइड करवाता है उस ऑर्गेनिल, सेल के अंदर होगा सेल ऑर्गेनिल, यानी सेल के अंदर का वो ऑर्गेनिल जो किसी को क्या प्रोवाइड करवाए, हाँ किसी को कलर प्रोवाइड करवाए। अब देखिए प्लास्टिड जो होता है बहुत सारे तरह का होता है, लेकिन हम लोग मेन को देखेंगे। तो एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो यानी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट जिसमें होगा वो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो ऐसा प्लास्टिड जो क्लोरोफिल पिगमेंट को सेक्रेट करे, तो वो मैक्सिमम कहाँ पाया जाएगा, लीव्स में पाया जाएगा। लीव्स में नहीं, लीव्स के सेल्स में। हम लोग को जो बोलना है एग्जैक्ट टू द पॉइंट बोलना है, ठीक है। तो वो प्लास्टिड जो क्लोरोफिल सेक्रेट करे वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। उसके बाद होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरो जो कलर ग्रीन कलर दे। अब देखिए क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड हुआ जो वैराइटीज ऑफ कलर्स को दे, या ग्रीन और व्हाइट के अलावा जितने भी कलर्स है उसको दे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, या तो ये फूड को स्टोर करता है, यानी सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है जो फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे जो भी हम लोग फ्रूट खाते हैं, अगर वो फ्रूट वाइट है, उसमें का कोई भी फ्लेश या पल्प जो है वाइट है, तो वो क्या है, ल्यूकोप्लास्ट से बना हुआ है, क्योंकि वाइट जो कलर होता है उसको, या कलरलेस कलर होता है उसको कौन स्टोर करता है, ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है इलाइयोप्लास्ट, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ सेंट्रोसोम। अब देखिए जब हम लोग सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि इसमें जो होता है एक प्लेट बन जाता है, यानी एक सेल से दो सेल बनाना है तो एक प्लेट बन जाएगा। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं होता, हम लोग में सेल प्लेट नहीं बनता, हम लोग में स्पिंडल अपैरेटस बनता है, यानी फाइबर्स का एक बहुत सारा गोल सा एकदम जाल जैसा बनता है, उसको क्या बोला जाता है, स्पिंडल अपैरेटस, ठीक है। अब देखिए तो हाँ सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। अब देखिए सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल क्या होता है, तो ये जैसे जब हम लोग डिप्लॉयड, मान लीजिए कि कोई डीएनए है, वो डीएनए डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब मम्मी का भी गुण रखा है और पापा का भी गुण रखा है। ऐसा क्रोमोसोम जिसमें मम्मी का भी गुण है और पापा का भी गुण है, उसको क्या बोला जाएगा, सेंट्रोसोम बोला, मतलब सॉरी उसको बोला जाएगा हैप्लॉइड। अगर एक रहेगा तो हैप्लॉइड, अगर दोनों के गुण के रखे हुए हैं तो डिप्लॉइड। अब देखिए सेंट्रोसोम जो होता है, अब मान लीजिए कि जैसे हम लोग को गैमेट्स बनाने हैं, क्या बनाना है, गैमेट बनाना है, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, दोनों के केस में जब गैमेट बनता है तो उसके लिए क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो डिवाइड करता है, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है। क्यों, अगर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड नहीं होगा तो डिप्लॉइड दो आ जाएगा, तो क्वाड्रप्लॉइड हो जाएगा, यानी चार उसमें हो जाएंगे, चार क्रोमोसोम का पेयर हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या वहाँ पे डिवाइड होता है। तो डिवाइड करते समय कौन आता है यहाँ पे, तो स्पिंडल अपैरेटस बनता है। क्या बनता है, स्पिंडल अपैरेटस। और वो क्या करता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको दो क्रोमोसोम है, इसको यहाँ पे चिपक जाएगा, कहाँ चिपक जाएगा, यहाँ पे इसको बोला जाएगा काइनेटोफोर, और एक इधर चिपक जाएगा और इसको खींचेगा। तो क्रोमोसोम जो ऐसे थे दो ये एक में इधर आ जाएगा, यानी एक सेल में ये चला जाएगा और दूसरे सेल में ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होता है, तो क्रोमोसोम जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ऐसा डीएनए के अंदर का ऐसा मॉलिक्यूल जो
इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर में हेल्प करे, यानी कैरेक्टर को इनहेरिट करे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो एक्चुअली में आज दूसरा दिन हो गया, लेकिन ये जो लेक्चर था वो कल का था, यानी कल का लेक्चर आपका पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो हम अपना डिस्क्रिप्शन में आज भी व्हाट्सएप लिंक डाल देंगे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर टेस्ट पेपर, सारा नोट्स सब दिया जाएगा आपको, और आपका जो भी मतलब टेस्ट सीरीज जो होगा वो हम उस लेवल का, हम झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, हम उस लेवल का क्वेश्चन सेट नहीं कर सकते हैं कि अगर होल बनाया जा सके, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री एक्सपर्ट्स हम नहीं है उसके अंदर, यानी इसमें भी एक्सपर्ट नहीं है, ये हम नहीं बोलना चाहते कि इसके अंदर एक्सपर्ट है, लेकिन इसका हम कर लेते हैं इधर उधर से। ठीक है, लेकिन अब होल सिलेबस का है तो आप लोग एनटीए का ऐप है उस पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं सिलेबस खत्म होने के बाद। आपका सिलेबस हम पहले भी बोल चुके हैं, नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर मेरा काम अच्छा लगे तो आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ऐसे हम अकाउंट नंबर नहीं डालेंगे क्योंकि फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।